आज की कहानी का नाम है ये कैसी बरसात। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधे घंटे से लगातार हो रही थी। 1 घंटा पहले जब वे दोनों रेस्टोरेंट में आए थे तब तो मौसम बिल्कुल साफ था। फिर यह अचानक बिन मौसम की बरसात कैसी। खैर, यह इस शहर के लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आज की बारिश में कुछ ऐसी बात थी जो उन दोनों के मन को भिगा रही थी। दोनों के दिल तक कुछ शब्द आते, लेकिन होठों तक आने का साहस न जुटा पाते। घंटे भर से एकाध बात के अलावा और कोई बात नहीं हो पाई थी। कॉफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वेटर खाली कप और दूसरे बर्तन ले जा चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक बिल नहीं मंगवाया था। मौन इतना गहरा था कि दोनों सहमे हुए स्कूल के बच्चों की तरह उसे तोड़ने से डर रहे थे। प्रकाश त्रिशा के बुझे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करता, पर अगले ही पल सहम कर अपनी पलकें झुका लेता। कितनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें थी त्रिशा की। त्रिशा कुछ कहे न कहे, उसकी आंखें सब कह देती थी। इतनी उदासी आज से पहले प्रकाश ने इन आंखों में कभी नहीं देखी थी। क्या सचमुच मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? पर इसमें आखिर गलत क्या है? प्रकाश का मन इस उधेड़-बुन में लगा हुआ था। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। दोनों की पसंदीदा यह गजल धीमी आवाज में चल रही थी। कोई और दिन होता तो दोनों इसके साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर देते, पर आज आखिरकार त्रिशा ने ही बात करनी शुरू करनी चाहिए। उसके होठ कुछ फड़फड़ाए। तुम कुछ पूछना चाहती हो? प्रकाश ने पूछ ही लिया। हाँ, कल तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज पढ़कर मैं बहुत हैरान हुई। जानता हूँ, पर इसमें हैरानी की क्या बात है? पर सब कुछ जानते हुए भी तुम यह कैसे सोच सकते हो प्रकाश? इस बार त्रिशा की आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची थी। प्रकाश बिना कुछ जवाब दिए फर्श की ओर देखने लगा। देखो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या है यह सब? त्रिशा ने उखड़ी हुई आवाज़ से पूछा। जो मैं महसूस करने लगा हूँ और जो मेरे दिल में है उसे मैंने जाहिर कर दिया और कुछ नहीं। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने जो कहा है उस पर गौर करो। प्रकाश रुक रुक कर बोल रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि त्रिशा अपने फैसले पर अटल रहने वाली लड़की है। पिछले 3 सालों से जानता है उसे वह, फिर भी ना जाने कैसे साहस कर बैठा। पर शायद प्रकाश उसका मन बदल जाए। त्रिशा अचानक खड़ी हो गई। हमें चलना चाहिए, तुम बिल मंगवा लो। बिल देकर के प्रकाश ने त्रिशा का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर चले आए। बारिश धीमी हो चुकी थी, बूंदाबांदी हो रही थी। प्रकाश बड़ी सावधानी से त्रिशा को कीचड़ से बचाते हुए गाड़ी तक ले आया। त्रिशा और प्रकाश पिछले 3 सालों से बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। त्रिशा की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी। अब वह बिल्कुल नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि उसे पढ़ने लिखने व नौकरी हासिल करने में हमेशा बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। पर यहाँ प्रकाश और दूसरे कई सहकर्मियों व दोस्तों को पाकर वह खुद को पूरा महसूस करने लगी थी। वह तो भूल ही गई थी कि उसमें कोई कमी है। वैसे भी उसको देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह देख नहीं सकती। उसका व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। वह बेहद हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। वह दिल्ली की रहने वाली थी। बेंगलुरु में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी। प्रकाश अपने 2 दोस्तों के साथ शेयरिंग वाले किराए के फ्लैट में रहता था। प्रकाश का फ्लैट त्रिशा के हॉस्टल से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही था। रोजाना त्रिशा जब हॉस्टल लौटती तो प्रकाश कुछ न कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात कर देता, जिस कारण त्रिशा हॉस्टल आकर भी उसकी बात को याद कर करके देर तक हंसती रहती। परंतु आज जब प्रकाश उसे हॉस्टल छोड़ने आया तो दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। हॉस्टल आते ही त्रिशा चुपचाप उतर गई। उसका सिरदर्द से फटा जा रहा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं मालूम होती थी। डिनर के वक्त उसकी सहेलियों ने महसूस किया कि आज वह कुछ अनमनी सी है। सो डिनर के बाद उसकी रूममेट और सबसे अच्छी सहेली शालिनी ने पूछा, क्या बात है त्रिशा, आज तुम्हें आने में देरी हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, त्रिशा ने जवाब दिया।
पर आज उसके बात करने में रोज जैसी आत्मीयता नहीं थी। शालिनी को ऐसा लगा जैसे तृषा उससे कुछ छिपा रही थी। फिर भी तृषा को छेड़ने के लिए गुदगुदाते हुए उसने कहा, अब इतनी भी उदास मत हो जाओ उनको याद करके। जानती हूँ भाई, याद तो आती है, पर अब कुछ ही दिन तो बाकी है ना। तृषा अपनी आदत के अनुसार मुस्कुरा उठी। शालिनी को जरा परे धकेलते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं करती तुमसे बात। जब देखो एक ही रट। तभी अचानक तृषा का मोबाइल बज उठा। उफ, कितनी लंबी उम्र है उनकी। नाम लिया और फोन हाजिर। शालिनी उछल पड़ी। खूब इत्मीनान से जी हल्का कर लो, मैं तो चली, कहती हुई शालिनी कमरे से बाहर निकल गई। दरअसल बात यह थी कि कुछ ही दिनों में तृषा की लव मैरिज होने वाली थी डॉक्टर जाट के साथ, जिनसे जल्द ही तृषा की शादी होने वाली थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के टीचर थे। तृषा और जाट ने दिल्ली के एक स्पेशल स्कूल से साथ साथ ही पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद जाद अपने घर लखनऊ वापस आ गए थे। वहीं से उन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर अपनी रिसर्च भी पूरी की। रिसर्च पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल गई। ऐसा लगता था कि तृषा और जाद एक दूसरे के लिए ही बने थे। स्कूल में लगातार पनपने वाला लगाव और आकर्षण एक दूसरे से दूर होकर प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला। जल्दी ही दोनों ने विवाह के अटूट बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। दोनों के ना देख पाने के कारण जाहिर है कि परिवार वालों को स्वीकृति देने में थोड़ा समय तो लगा, पर उन दोनों के आत्मविश्वास और प्रेम के आगे एक एक कर सबको झुकना ही पड़ा। तृषा के बेंगलुरु आने के बाद आजाद बहुत खुश थे। चलो अच्छा है, वहाँ तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अब मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अच्छी बात तो है, पर इस बेफिक्री का यह मतलब नहीं कि आप हमें भूल जाएं। तृषा जात को परेशान करने के लिए यह कहती तो जात का जवाब हमेशा यही होता, खुद को भी कोई भूल सकता है क्या। आज जब तृषा जात से बात कर रही थी तो जात को समझते देर न लगी कि तृषा आज उनसे कुछ छिपा रही है। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान हो? नहीं तो तृषा, इंसान अगर खुद से ही कुछ छिपाना चाहे तो नहीं छिपा सकता। जात की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर तृषा की आंखें डबडबा आई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपसे कल बात करती हूँ। यह कहकर तृषा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन तृषा और प्रकाश के बीच ऑफिस में भी कोई बात नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ था। प्रकाश का मिजाज आज एकदम उखड़ा उखड़ा था। चलो, शाम को उसने तृषा के पास आकर कहा। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। हॉस्टल आने ही वाला था कि तृषा ने खींच कर कहा, तुम कुछ बोलोगी भी कि नहीं? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। कितनी डूबती हुई आवाज़ थी प्रकाश की। 3 साल में तृषा ने प्रकाश को इतना खोया हुआ कभी नहीं देखा था। पिछले 2 दिन में प्रकाश में भी जो बदलाव आए थे उन पर गौर करके तृषा सहम गई। क्या वाकई प्रकाश? क्या प्रकाश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तृषा का मन विचलित हो उठा। मुझे तुमसे कल बात करनी है, कल छुट्टी भी है। कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। गुड नाइट, कहते हुए तृषा गाड़ी से उतर गई। जैसा तय था, अगले दिन दोनों 11 बजे मिले। बिना कुछ कहे सुने दोनों के कदम अनायास ही पार्क की ओर बढ़ते चले गए। तृषा के हॉस्टल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही शहर का सबसे बड़ा व खूबसूरत पार्क था। ऐसे ही छुट्टी के दिनों में ना जाने कितनी बार दोनों यहाँ आ चुके थे। पार्क के भीतरी गेट पर पहुंचकर दोनों को ऐसा लगा जैसे आज असाधारण भीड़ उमड़ पड़ी हो। भीड़ भाड़ और चहल पहल तो हमेशा ही रहती है यहाँ, पर आज की भीड़ में कुछ खास था। सैकड़ों जोड़े एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अंदर चले आ रहे थे। बहुतों के हाथ में गुलाब का फूल, किसी के पास चॉकलेट तो किसी के हाथ में गिफ्ट पैक। पर प्रकाश का मन इतना अशांत था कि वह कुछ समझ ही नहीं सका। हवा जोरों से चल रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा मालूम होता था कि किसी भी पल बरस पड़ेंगे। मौसम की तरह प्रकाश का मन भी आकांक्षाओं से घिर आया था। तृषा को लगा शायद आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैडम, जात की आवाज़ थी। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, तृषा बोली।
आजकल आप भूलती बहुत हैं। कोई बात नहीं, अब आपका गिफ्ट नहीं मिलेगा, बस इतनी सी सज़ा है। जाट ने आगे भी कहा, अच्छा अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं, शाम को बात करते हैं। आज बेंच खाली मिलने का तो सवाल नहीं था, सो साफ सुथरी जगह देख दोनों घास पर ही बैठ गए। त्रिशा अकस्मात पूछ बैठी, क्या तुम वाकई सीरियस हो? तुम समझती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? प्रकाश का स्वर रुआंसा हो उठा। त्रिशा ने रुक रुक कर बोलना शुरू किया, देखो 3 सालों में हम एक दूसरे को पूरी तरह जानने लगे हैं। मेरा तो कोई काम तुम्हारे बगैर नहीं होता। सच तो यह है, इस शहर में आकर मैं तो अपनी जिम्मेदारियां ही भुला बैठी हूँ। मैंने तो अभी सोचा भी नहीं कि यहाँ से जाने के बाद मैं कैसे मैनेज करूँगी। पर प्रकाश, जात को मैंने अपने जीवन साथी के रूप में देखा है, उनके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे? प्रकाश बीच में ही बोल उठा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती जितना तुम लोग सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र सताती है। पैसे खर्च करके ही क्या सब कुछ मिल सकता है? इन सब बातों से अलग सच तो यह भी है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत कब पैदा हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो त्रिशा। अगले कुछ पल रुक कर त्रिशा ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, लेकिन जो प्रस्ताव तुम्हारा है उसके बारे में सोचने का मेरे लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने हमेशा यही चाहा था कि मैं जिस कमी के साथ जी रही हूँ, जीवन साथी भी वैसा ही चुनूंगी, ताकि हम एक दूसरे की ताकत बनकर कदम कदम पर हौसला बढ़ा सके और आत्मनिर्भर होकर जी सके। फिर आज़ाद तो मेरे जीवन में एक अलग ही खुशी ले आए हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। उनकी खूबियाँ और जीवन के प्रति उनका पॉजिटिव रुख ही हमारे घर को खुशियों से भर देगा। जानती हूँ जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियाँ होंगी, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और प्यार ही हमें उन चुनौतियों से उबरने की ताकत देगा। रही बात तुम्हारी, तो मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहती। मेरे लिए प्लीज़, मेरे लिए मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त वापस दे दो। अगले महीने मेरी एंगेजमेंट है। अगर तुम इसी तरह परेशान रहोगे तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? इतने दिनों का सैलाब अब प्रकाश की आंखों से बह चला। त्रिशा की जिद और कोशिश के चलते प्रकाश धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। त्रिशा की एंगेजमेंट हुई और फिर शादी के दिन भी करीब आ गए। त्रिशा ने आधी से ज़्यादा शॉपिंग प्रकाश और शालिनी के साथ ही कर ली थी। एक शाम त्रिशा के पास प्रकाश के मम्मी पापा का फ़ोन आया। लंबी बातचीत के बाद प्रकाश के पापा ने त्रिशा से कहा, बेटा प्रकाश को शादी के लिए तुम ही तैयार कर सकती हो सके तो उसे समझाओ। इतनी देर करना भी अच्छी बात नहीं, हमारी तो बात ही टाल देता है। त्रिशा हंस पड़ी, बस इतनी सी बात है अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसे राजी कर लूँगी। यूँ तो त्रिशा ने पहले भी उससे शादी का जिक्र छेड़ा था, पर हर बार वह उसकी बात अनसुनी कर देता था। एक दिन प्रकाश ने त्रिशा से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें शादी पर क्या गिफ्ट दूँ? त्रिशा का उत्तर था, तुम मुझे जो चाहे गिफ्ट दे देना, पर तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी हाँ मेरे लिए सबसे कीमती गिफ्ट होगा। प्रकाश उस दिन खामोश रहा। त्रिशा की शादी की तैयारियों में प्रकाश ने खुद को इतना उलझा लिया कि उसे अपनी सुध ही नहीं रही। हफ्ते भर पहले छुट्टी लेकर प्रकाश भी त्रिशा के साथ दिल्ली चला आया। यहाँ आकर शादी की लगभग सारी जिम्मेदारियाँ प्रकाश ने संभाल ली थी। मेहंदी, हल्दी, कोर्ट मैरिज और फिर ग्रैंड रिसेप्शन की पार्टी। यह तय था कि शादी के बाद जात भी कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु घूम आएंगे। त्रिशा की कंपनी का ऑफिस लखनऊ में नहीं था, इसलिए बेंगलुरु आकर त्रिशा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोच रखा था कि लखनऊ जाकर कुछ दिन घर गृहस्थी ठीक ठाक करके थोड़ा उस शहर के बारे में समझने के बाद वहीं किसी दूसरी नौकरी की तलाश करेगी। भाई हम जानते हैं आप बहुत थक गए हैं, पर हमें बेंगलुरु तो आप ही घुमाएंगे, जात ने प्रकाश से कहा। तो प्रकाश बोला, सोच लीजिए, बदले में आपको हमें लखनऊ की सैर करवानी पड़ेगी। कब आ रहे हैं आप? बहुत जल्द, अपनी शादी के बाद। अच्छा, तो जनाब ने शादी का फैसला कर लिया और हमें खबर तक नहीं हुई। सुन रही हो त्रिशा?
त्रिशा को भी यह सुनकर तसल्ली हुई। फैसला तो नहीं किया, पर प्रकाश बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने बात बदल दी। बेंगलुरु में वह हफ्ता तो जैसे चुटकियों में ही कट गया। प्रकाश ने त्रिशा और जाद को गाड़ी में बैठाकर उनका सारा सामान व्यवस्थित करवा दिया। गाड़ी यहीं से बनकर चलती थी, इसलिए लेट होने का तो सवाल ही नहीं था। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी, सभी का मन भारी हो गया। प्रकाश शायद बिना कुछ बोले ही चला गया था। त्रिशा की आंखें भी नम हो गई। तभी अचानक सामने बैठे पैसेंजर ने जाद का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका छोटा बैग मैं इस साइड टेबल पर रख देता हूँ। मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। आपके सामने की लोअर बर्थ मेरी ही है। कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग बेझिझक मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश है। अनजाने ही त्रिशा के होठों पर मुस्कान छा गई। अगली सुबह घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक कोरियर मिला। यह त्रिशा के नाम का कोरियर था। हैप्पी बर्थडे त्रिशा, तुम्हारा सबसे कीमती तोहफा भेज रहा हूँ, प्रकाश ने लिखा था। उसमें त्रिशा के लिए खूबसूरत सी ब्रेल घड़ी थी और एक शादी का कार्ड। त्रिशा उछल पड़ी। वाह, इतना बड़ा सरप्राइज! इतनी जल्दी कैसे होगा सब? महीने भर बाद ही तो तारीख है। शादी से 2 दिन पहले जाद और त्रिशा भोपाल पहुंचे तो प्रकाश ने रचना से उनका परिचय करवाया। इतने कम समय में प्रकाश को तो कुछ बताने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब तुम ही कुछ बताओ ना रचना अपने बारे में, त्रिशा ने उत्सुकतावश पूछा। बस अभी आई, पहले जरा मुंह तो मीठा कीजिए, फिर बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। कहते हुए रचना उठी तो दाहिनी तरफ से सोफे पर बैठे जाद से टकराते टकराते बची। अचानक लगने वाले धक्के से जाद के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। अरे आराम से, कहते हुए प्रकाश जाद का मोबाइल उठाने के लिए झुका। अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए अनायास ही रचना के मुंह से निकल पड़ा, ओ माफ़ी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, दरअसल मैं देख नहीं सकती। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।